पहला रूल आज का रिलेटेड टू यही रूल है, सारा रूल यही चलने वाला, बस इसी से जुड़ते रहेंगे। वन ऑफ द, क्या लिखा हुआ है? वन ऑफ द, इसका मतलब होता है में से एक। हिंदी मतलब क्या होता है? में से एक। वन ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल होता है, वर्ब सिंगुलर होती है। क्या रूल है? नाउन प्लूरल होता है, वर्ब सिंगुलर होती है। जैसे ये लिखा है, राज इज माय ब्रदर। समझना, पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। राज इज माय ब्रदर, इसका हिंदी मतलब क्या है? तो राज इज माय ब्रदर, इसका मतलब क्या है? राज मेरा भाई है। क्या लिखा है? राज मेरा भाई है। लेकिन मैंने कहा मेरे और भी भाइयों में से राज भी एक भाई है। क्या बोला मैंने? राज मेरा एक भाई है, ये अलग रूल है। अब मुझे कहना है मेरे और भी भाइयों में राज भी मेरा एक भाई है। जैसे मान लेते किसी के 3 भाई बहन, 4 भाई, 5 भाई हैं, तो वो क्या बोल रहा है? मेरे इन 5 भाइयों में राज भी मेरा एक भाई है। तब हमको ऐसा बोलना होता है ना, तब ये वाले रूल को हम डिस्कार्ड कर देते हैं और आता है हमारे पास एक नया रूल जिसे कहते हैं वन ऑफ द। क्या कहते हैं? वन ऑफ द। इसका हिंदी मतलब होता है में से एक। क्या मतलब है इसका? अब ऑब्वियस बात है, इन में से एक अगर लाना है तो आपके पास ज़्यादा होनी चाहिए कोई चीज़, तब तो बोलेंगे ना इनमें से ये उंगली दर्द कर रही है। इनमें से 4-5 होने चाहिए, तब तो यही उंगली दर्द करी तो मैं कैसे बोलूँगा इनमें से ये उंगली दर्द कर रही है? तो कभी नहीं बोल पाऊंगा ना, सिर्फ ये बोलूँगा ये उंगली दर्द कर रही है। 4 उंगलियां हैं तो मैं बोलूँगा चलो अभी 9 उंगलियां बना ली, तो मैं क्या बोलूँगा? इन 9 उंगलियों में से ये एक उंगली दर्द कर रही है। तो वन ऑफ द, उन उंगलियों में से, प्लूरल तो लाना पड़ेगा ना, कई दोस्तों में से, कई देशों में से, तो यहाँ देशों, दोस्तों, उंगलियों, ये वर्ड आ रहा है ना, तो नाउन क्या होगा? हमेशा प्लूरल ही होगा। तब तो आप बोलोगे ना इनमें से। क्या बोलोगे आप? इनमें से ये एक। और इसका रूल कहता है वन ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल होता है, वन ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल होता है और वर्ब सिंगुलर होता है। अब भाई वर्ब सिंगुलर क्यों होता है? क्योंकि यहाँ क्या लिखा है? वन। वन कितना होता है? एक, इसीलिए यहाँ वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर। गॉट द आइडिया? रूल समझिएगा। अब एग्जाम्पल देखिए, जो मैंने ऊपर 2 लिखे हैं इसको मैं हटा देता हूं। अब लिखा है रवि इज वन ऑफ माय ब्रदर्स। एरर पता है कैसे आती है? यही वाले क्वेश्चन पे एरर आ जाएगी। रवि इज वन ऑफ माय, यहां लिखा होगा BROTHER, ये लिखा होगा एग्जाम में आने वाली एरर। रवि इज वन ऑफ माय ब्रदर, तो माय ब्रदर नहीं होगा, रवि मेरे भाई, अन्य भाइयों में। क्या होगा? रवि मेरे अन्य भाइयों में कितने हैं? ये भी मेरा एक भाई है, जो कि इज लिखा है, जो कि आर्किटेक्ट है। इसका हिंदी मतलब ये होता है। एक और एग्जाम्पल ऊपर लिखा है, देखेंगे। इंडिया इज वन ऑफ द पावरफुल कंट्रीज। कई सारे शक्तिशाली देशों में, क्या बोल रहा है वो? कई सारे शक्तिशाली देशों में भारत इंडिया एक है। इंडिया इज अ पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। ऐसा नहीं बोल रहा है वो कि भारत शक्तिशाली देश है। इंडिया इज अ पावरफुल कंट्री, भारत शक्तिशाली देश है। इंडिया इज वन ऑफ द पावरफुल कंट्रीज। पावरफुल कंट्रीज, ध्यान से सुनना, इंडिया इज वन ऑफ द पावरफुल कंट्रीज, यानी कई सारे देशों में भारत एक शक्तिशाली देश है। तो रूल कहता है, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे कि वन ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर होगा। आई बात समझ में? ये बहुत छोटा सा रूल है मगर बहुत बदमाश रूल है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। अब हम इसके और अंदर चलने वाले हैं, ठीक है? चलिए।
अब इसकी कुछ बारीकियां समझते हैं। जो मैं इधर समझाने वाला हूँ वही रूल आपको आगे लिखे मिलेंगे, ठीक है। लेकिन ये ब्लैंक स्लाइड मैंने इसलिए ली हुई है कि मैं इसके अंदर आपको इसकी डिटेलिंग और इसके जो माइन्यूट पॉइंट हैं वो डिटेल में प्यार से, आसानी से, आराम से समझा सकूँ, ठीक है। तो चलिए कॉपी पेन के साथ, कंसंट्रेशन मत खोइएगा, मैंने पहले ही बोल दिया काम का रूल है। अब यहाँ पर हमें सीखना है एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। क्या कहा मैंने? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन रिलेटिव? रिलेटिव यानी संबंधी। कहाँ से निकला ये शब्द? रिलेशन से निकला। रिलेशन यानी संबंध, रिलेटिव यानी संबंधी। अब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन को डिफाइन करते हैं। कौन से शब्द होते हैं वो भी समझ लेते हैं। एक होता है शब्द हु, एक होता है शब्द विच, और एक होता है शब्द दैट। कौन सा शब्द होता है? दैट। तीन शब्द हैं, ध्यान से देखिएगा। एक शब्द है हु, एक शब्द है विच, एक शब्द है दैट। इसका मतलब ये रिलेशन दिखाने वाले शब्द है। हु मतलब होता है हिंदी में, हु शब्द मतलब जैसे जो लड़का, ध्यान से देखना, मैंने कहा जो लड़का वहां खड़ा है वो मेरा भाई है। क्या बोला मैंने? जो लड़का वहां खड़ा है वो मेरा भाई है। ये जो पुस्तक रखी हुई है ये मेरी है। संबंध दिखा रहा हूं ना। ये जो पुस्तक रखी हुई है ये मेरी है। वो जो लड़का खड़ा है वो मेरा भाई है। इसका मतलब क्या? मतलब मेरा भाई कौन है? वो लड़का जो खड़ा है ना, उससे मेरे संबंध पता चल रहा है ना। ये जो पुस्तक रखी है ये मेरी है, तो मेरी पुस्तक है ना, संबंध पता चल रहा है ना। तो ग्रामर में तीन शब्द है। कौन से? हु, विच, दैट। कौन से शब्द हैं? हु, विच, दैट। ये शब्द दिखाते हैं रिलेशन को। किसको दिखाते हैं? रिलेशन को। उसमें भी क्या है, जो ग्रामेरियन था ना, देखो ग्रामेरियन ने क्या किया, जो भी उसने ये मान लिया कि मनुष्य प्रजाति दुनिया में सबसे बेस्ट है, ऐसा उसने मान के चल रहा होगा शायद। तभी तो उसने क्या किया पता है, हु शब्द को सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग के लिए कर दिया। मतलब मनुष्य जाति के लिए आप सिर्फ हु का यूज कर सकते हो। मनुष्य जाति, प्रजाति, जो भी आप मान लो, मनुष्यों के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए आप यूज करोगे हु का। और फिर उसने कहा बाकी जितने सब एक बराबर कर दो, जीवित, निर्जीव, दुनिया की हर चीज, उसको क्या कर दो? विच कर दो। क्या कर दो? विच कर दो। क्या उसने कहा? अब बचा दुनिया में जो कुछ भी जीवित, जो नॉन ह्यूमन है, नॉन ह्यूमन। नॉन ह्यूमन यानी जो मनुष्य ना हो लेकिन जीवित हो। भाई सारे जानवर कहाँ जाएंगे? जीवित में ही आएंगे ना, लेकिन मनुष्य नहीं है। सारे पक्षी कहाँ जाएंगे? मतलब जानवर में तो जा नहीं रहे हैं, अब पक्षियों प्रजाति में चले जाएंगे, लेकिन मनुष्य तो नहीं है ना। तो नॉन ह्यूमन में क्या आते हैं? सारे एनिमल। क्या आएंगे? एनिमल। और क्या आएगा? बर्ड। ये सब आ जाते हैं नॉन ह्यूमन में। और सारा कुछ नॉन लिविंग में। तो दुनिया में जो कुछ भी नॉन लिविंग है और दुनिया में जो कुछ भी नॉन ह्यूमन है, इसके लिए यूज होता है वर्ड विच। जो कुछ भी मनुष्य है उसके लिए यूज होता है हु। अब आपको लग रहा होगा सर फिर दैट कहाँ आएगा? समझ लेते हैं, दैट भी कहीं ना कहीं आएगा जरूर। ये दोनों रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन में भी क्या होता है, हम किसी किसी वाक्य को ना नॉर्मल तरीके से बोलते हैं, नॉर्मल, लेकिन किसी किसी वाक्य में जोर देकर कहते हैं ये वही कुत्ता है जिसने मुझे काटा था। बहुत जोर लगा के बोला आपने, क्यों काट लिया था आपको पता ही है। अरे ये तो वैसी कुत्ता है जिसने मुझे काटा था, नॉर्मल है। वही कुत्ता वैसी कुत्ते में बहुत फर्क है। वैसा ही है, काट लिया था एक बार, ये वही, अरे ये वही है, मतलब आप दूर हो जाओगे वहां से। तो डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है? ताकत आ गई वाक्य में। ये तो वही लड़का है जिसने मेरी किताब चुराई थी, आप 100% जानते हो। किसी ने मेरी किताब चुराई है, होगा कोई लड़का ही होगा, लेकिन आप जानते नहीं हो, तो अब आप क्या बोलोगे? हु या विच में आओगे? हु में ही आओगे क्योंकि लड़का है। लेकिन अगर आप जानते हो, कन्फर्म हो, पॉजिटिव हो, तब आप किसका यूज करोगे? दैट का यूज करोगे। तो हु विच जो है वो नॉन पर्सन, मतलब हु का यूज पर्सन के लिए यूज होता है, विच का यूज नॉन पर्सन, नॉन लिविंग के लिए यूज होता है। तो दैट क्या करता है इधर पे आके, इसका जो यूज है वो हु की जगह पर भी होता है और विच की जगह पर भी होता है। लेकिन कहीं पर भी हु विच लिखा हो तो उसे हटाकर दैट आप लगा सकते हो यदि वाक्य में जोर है तो। लेकिन कहीं पर पहले से ही दैट लिखा हुआ है, उसे हटाकर हु विच कभी मत करिएगा, क्योंकि हु विच इनडेफिनेट
रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, और दैट जो है वो डेफिनेट रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। दैट को डेफिनेट बोला गया, ताकत वाला वाक्य, जोर देने वाला वाक्य, च्यवनप्राश खा के आता है ये दोनों नहीं खाते हैं, इम्यूनिटी कमजोर, कोरोना भी हो सकता है। तो हु विच ये क्या है, नॉर्मल सेंटेंस है। दैट क्या है, ताकत वाला वाक्य है। हु विच को हटाकर दैट लगा सकते हैं, परंतु दैट को हटाकर हु विच नहीं लगा सकते। कहने का मतलब है इनडेफिनेट को डेफिनेट आप बना सकते हो, लेकिन डेफिनेट को इनडेफिनेट नहीं बना सकते हो। मतलब एक बार लड़का पढ़ लिख गया, 12वीं पास कर गया, अब आप उसे अनपढ़ नहीं बोल पाओगे। अनपढ़ को पढ़ा लिखा बना देने के बाद पढ़ा लिखा अनपढ़ नहीं कहला सकता। मतलब अगर आपने ग्रेजुएट कर लिया तो आप जीवन भर ग्रेजुएट कहलाओगे, चाहे सेकेंड ईयर फेल हो जाओ, कोई बात नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप पास हो गए, आपने पढ़ लिया थोड़ा भी, तो अब आप अनपढ़ की कैटेगरी में नहीं आओगे। अनपढ़ को पढ़ा लिखा किया जा सकता है, लेकिन पढ़े लिखे को अनपढ़ अब नहीं किया जा पाएगा। इनडेफिनेट को डेफिनेट तो बना लेंगे, पर डेफिनेट को इनडेफिनेट नहीं बना पाएंगे। तो पहले 3 बातें समझ लीजिए। इन तीनों को क्या बोला गया, रिलेटिव प्रोनाउन। अब हमारा वापस से वन ऑफ द वाला रूल आने वाला है, क्योंकि ये चीज आपको पहले पता होनी चाहिए थी। अब हम वापस से वन ऑफ द पे चलेंगे और इसी रूल को फिर से समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल 3 बातें समझ में आई रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं 3, हु विच दैट। हु होता है ह्यूमन, विच होता है नॉन ह्यूमन नॉन लिविंग। दैट का यूज दोनों की जगह, दैट यूज करता है ताकत से, हु विच यूज करते हैं नॉर्मल से। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, अब आप रूल देखिए, जो हम रूल जहां तक मैंने आपको समझाया, बस उसके आगे अब आगे की बात यह है कि वन ऑफ द के बाद नाउन तो हमेशा क्या होती है, प्लूरल होती है, अब ये भी सीखा, और वर्ब होती है सिंगुलर, ये अभी भी सीख लिया। वन ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर होती है। फिर से एक बार बोल देता हूं, आप उसको याद कर लीजिए, रट लीजिए। वन ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर, वन ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर होती है। लेकिन अब यहां से रूल चेंज होने वाला है, कहीं मत जाइए, मेरे साथ बने रहिए, ठीक है ना, वो ऐसा बोलते हैं। तो यहां पर आया नाउन वन ऑफ द के बाद नाउन होता है प्लूरल। अभी तक वर्ब हो रही थी सिंगुलर, अचानक ये रूल में वर्ब प्लूरल कहां से आ गई, समझिए रूल चेंज हो चुका है। नाउन और वर्ब डायरेक्ट लिख दो तो सिंगुलर, लेकिन अब बीच में कौन आ गया, रिलेटिव प्रोनाउन। अभी सीखा ना आपने रिलेटिव प्रोनाउन, क्या होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, हु विच दैट, 3 बातें थी ना। तो यदि वन ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल और नाउन के बाद आया रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आता है हु विच दैट। इसमें से कोई भी शब्द अब आप यूज कर लो, कहीं पर भी लिखा हो हु विच दैट, यहां कहीं लिखा हो हु या लिखा हो विच या लिखा हो दैट, तो वन ऑफ द के बाद लिखा है नाउन प्रोनाउन, नाउन प्लूरल, वैसे होती वर्ब सिंगुलर, लेकिन आ गया अब रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे ही रिलेटिव प्रोनाउन आता है, ये ग्रामर का एक नया रूल बन जाता है, इसे कहते हैं नाउन इन एंटीसीडेंट। क्या बोला जाता है, नाउन इन एंटीसीडेंट। इसका मतलब अब भैया मैं वो वर्ब लगाऊंगा जो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले लिखी होगी। अब मेरा वर्ब चेंज, रूल चेंज, पहले सिर्फ नाउन को प्लूरल करना था और वर्ब को सिंगुलर करना था। कब, जब इधर पर वन ऑफ द लिखा था तब। अब जैसे ही इन दोनों के बीच में आप लेकर आ गए रिलेटिव प्रोनाउन, तो यहां पर आ गया अब रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले अब जो नाउन होगी, तो रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक बाद वाली वर्ब उसी पे आधारित होगी, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले नाउन क्या लिखी हुई है, बताइए नाउन क्या लिखी हुई है, प्लूरल। तो अब वर्ब क्या लगेगी, सिंगुलर हटाकर प्लूरल, इसलिए वहां पर प्लूरल लिखा गया था। एक बार मैं वापस हटा रहा हूं, देखिएगा, वन ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल, रिलेटिव प्रोनाउन, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, तो वर्ब प्लूरल क्यों आया, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले नाउन प्लूरल हो गई है। अब सेंटेंस का सब्जेक्ट वन नहीं है, इसे कहते हैं नाउन इन एंटीसीडेंट का केस। अब सेंटेंस का सब्जेक्ट ये वाला नाउन है, और इसीलिए वर्ब भी इसी के अनुसार लगेगी, हु विच दैट कुछ भी लिखा हो। हालांकि ये रूल अभी फिर से बदलने वाला है, मैं फिर से इसकी एक बारीकी बताऊंगा। फिलहाल हमने दूसरा रूल सीख लिया, 2 रूल आ गए,
वन ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर, यस और नो, यस। वन ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल, फिर आया रिलेटिव प्रोनाउन, तो फिर लगेगी वर्ब भी प्लूरल, क्योंकि ये यहां पे रूल लगा है नाउन इन एंटीसीडेंट। अब और इसके अंदर और डिटेल पे चलते हैं, ध्यान से देखना, समझ में आ गया। ये एग्जाम्पल आप चाहो तो नोट कर लो, ये अच्छा एग्जाम्पल दिख रहा है यहां पर। इंडिया इज वन ऑफ द पावरफुल कंट्रीज, यहां पे क्या लिख दिया उसने, विच। अब बाय डिफॉल्ट विच क्या है, विच क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले क्या लिखा है, कंट्रीज। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले लिखा है कंट्रीज, तो इसके बाद क्या आ गया, हैव। अगर यहाँ पे हैज लिखा होता तो इसका मतलब यहाँ विच नहीं आया होता, यहाँ पर वन ऑफ द लिखा होता, पर वहाँ पे हैव इसलिए लिखा गया क्योंकि विच आ गया और विच के पहले कंट्रीज लिखा हुआ है। अब इसके अंदर और डिटेल पे एक और रूल चलने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। वो मैं समझा यही रहा हूं, लेकिन इसका जो रूल है वो आगे की स्लाइड में मिल जाएगा। 3 रिलेटिव प्रोनाउन मैंने आपको बताए, क्या बताए मैंने आपको, 3 रिलेटिव प्रोनाउन बताए, हु, विच, दैट। हर बार रूल सेम है, लेकिन अगर कभी विच या हु के स्थान पे दैट लिखा हो, क्या लिखा हो, दैट, ये रूल आपको आगे की स्लाइड में लिखा हुआ है, मैं सिर्फ एक्सप्लेन यहां कर रहा हूं और आगे मैं दिखा दूंगा, डोंट वरी। दैट लिखा हो, क्या लिखा हो, दैट। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि भैया ये जो दैट होता है ना, ये डेफिनेट बनाता है शब्द को, वैसे नहीं आता, ये आसानी से नहीं आएगा, बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे तब जाके दैट आएगा। अब दैट मान लेते आ भी गया तो दैट थोड़ा वैल्यू रखता है, अकेले नहीं आएगा, 2-4 अपने चेले चापाटी लेकर ही आता है, हमेशा ध्यान रखना। दैट अकेले नहीं आता किसी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन में, उसके साथ 2-4 चेले चापाटी आएंगे ही आएंगे। तो ये जो दैट जब आता है ना, तो ये दैट बनाता है सेंटेंस को डेफिनेट। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी किसी सेंटेंस में आपको दैट का यूज देखने मिलेगा, रिलेटिव प्रोनाउन में जब भी आपको दैट का यूज देखने मिलेगा, तो आपको कुछ बड़े महत्वपूर्ण शब्द भी देखने मिलेंगे। वो कौन से महत्वपूर्ण शब्द हैं वो हम आगे की स्लाइड में देखते हैं, ठीक है। देखना वहां पे रूल याद करना, विच की जगह मैंने लगाया है दैट, और जैसे ही दैट आएगा तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। अभी इसी स्लाइड को भी मैं छोड़ रहा हूं, आगे देखिए, इस स्लाइड पे ध्यान दीजिए। यदि किसी सेंटेंस में, देखो क्या लिखा है, यदि किसी सेंटेंस में दैट रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना हो या दैट के रूप में रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना हो, तो कुछ खास शब्दों का, कुछ खास वर्ड्स का, ये उसके चेले चापाटी हैं, उन खास शब्दों का प्रयोग वाक्य में होगा। वो खास शब्द आप याद कर लो। सबसे पहले लिटिल शब्द क्या है, लिटिल यानी अनकाउंटेबल शब्द है, थोड़ा। आ लिटिल थोड़े से थोड़ा ज़्यादा। द लिटिल जो कुछ भी था या जो कुछ भी है वो सब कुछ। फ्यू ये काउंटेबल है, गिने जाने वाले शब्दों में आएगा। आ फ्यू उससे थोड़ा ज़्यादा। द फ्यू जो कुछ भी था या जो कुछ भी है। द सेम यानी वैसा ही, मैंने कहा नहीं तो वही कुत्ता है जिसने मुझे काटा था, दिस इज द सेम डॉग। द सेम, द सच, द ओनली और ओनली, ये जो शब्द हैं ये शब्द तभी आएंगे, या यूं कहें कि यदि दैट आएगा, यदि दैट आएगा तो वो ये शब्द भी लेकर आएगा, और अगर दैट नहीं आया तो आप देख लेना ये शब्द भी नहीं आएंगे। वाक्य में इन शब्दों का यूज होगा, और अगर इन शब्दों का यूज हुआ और दैट आया तो फिर से देखिए हमारा रूल बदलने वाला। पहले शब्द को नोट कर लीजिए, मैं स्लाइड को यहाँ पे रोक दे रहा हूँ, सारा क्लीन कर दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। पॉज करिए वीडियो को, इन वर्ड्स को पहले नोट कर लीजिए बेटा। इसी के आधार पर फिर वापस से फिर से स्लाइड में चलेंगे और फिर मैं आपको रूल समझाने वाला हूँ, लेकिन इसको आप नोट कर लीजिए। टेक योर टाइम, आराम से नोट करिए। अपन चलते हैं पीछे की स्लाइड में। अब देखिए, यदि किसी सेंटेंस में दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हो और दैट के पहले उसे डेफिनेट बनाने वाले कुछ शब्द जो हमने अभी अभी लिखे हैं आपने का यूज हो, तो वर्ब सिंगुलर होगी। अब आपको फिर कंफ्यूज है, मैंने अभी भी क्या कहा था, वर्ब प्लूरल होगी। अब कहां से हो गया वर्ब सिंगुलर, देखना ध्यान से। अब एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल लिख रहा हूं और तीनों एग्जाम्पल अब साथ में पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये तीनों एग्जाम्पल तीनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। देखिएगा, Raj is one of my brothers.
प्लूरल आना चाहिए, इज अ डॉक्टर। ये पहला एग्जाम्पल पहली बार समझाया। दूसरा, राज इज वन ऑफ माई ब्रदर्स हु आर। ये आर क्यों आया? यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन में आ गया हु, विच, दैट, कुछ भी आ जाए और उसके पहले लिखा है ब्रदर्स, फिर आएगा वर्ब प्लूरल, क्योंकि ये वाली वर्ब इस नाउन पे आधारित है, ब्रदर्स हु आर अ डॉक्टर। ये हो गया एक दूसरा रूल। और फिर मैंने तीसरा रूल कहा, राज इज वन ऑफ माई ओनली। अभी मैंने कुछ शब्द लिखाए थे, द सच, द सेम, द ओनली, ओनली, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। अब उसमें से एक शब्द आ गया। कौन सा शब्द आ गया? मैं कलर चेंज कर देता हूं, मैं कलर चेंज करता हूं। ओनली। राज इज वन ऑफ माई ओनली, ओनली लिखा हुआ है, ब्रदर्स। रिलेटिव प्रोनाउन में आ गया दैट। अभी तक तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद लग रही थी वर्ब प्लूरल, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले लिखा था नाउन प्लूरल। अब जैसे ही दैट आया, जैसे ही दैट आया, यहां पर ऑप्शन आएगा या तो इज या तो आर, अ डॉक्टर। अब आपको आंसर फिर से लगाना है। तो रूल हमने लिखा है, वर्ड्स का यूज हो तो दैट के बाद वर्ब सिंगुलर होती है। अब देखो आंसर क्या होगा पता है आपका? अब आपका आंसर हो जाएगा इज। हर बार देखो रूल चेंज हो गया, बड़ा कठिन रूल है ये। ऐसा क्यों हो रहा है ये ध्यान दो। यहां लिखा है दैट, दैट आने पर ऐसे कुछ शब्द आएंगे, और अगर ऐसे शब्द आ गए तो नाउन तो हर बार प्लूरल होगी, परंतु वर्ब सिंगुलर होगा। अगर हु, विच, दैट में से कुछ भी आया पर ऐसे शब्द नहीं आए तो वर्ब हमेशा प्लूरल होगी। और अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन आया ही नहीं तो नाउन प्लूरल होगा और वर्ब सिंगुलर होगा। आई थिंक अब आपको ये तीनों रूल क्रिस्टल क्लियर हो गए, अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और यही हमारी क्लास का आज इम्पॉर्टेंट रूल थे, जो आपको आज समझने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थे। बेटा एक बात याद रखना, ये 3 रूल ऐसे हैं कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने मिलने ही मिलने वाले हैं, तो इसलिए अच्छे से नोट बनाइएगा, कन्फ्यूजन दूर मत करिएगा। तो हम मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो में और पढ़ेंगे जोश के साथ, इस विचार के साथ कि आपका सिलेक्शन ज़रूर हो। बने रहिए मेरे साथ टॉप हेलिक्स में। बाय बाय, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में।